प्रिय दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 की न्यूज़ है। न्यूज़ टुडे सेक्शन से हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस इंस्पायरिंग इनोवेशन का न्यूज़ टुडे सेक्शन। पहली खबर है, 11 देशों ने नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। क्या है, 11 देशों ने जो नदी डॉल्फिन वैश्विक घोषणा पत्र है उस पर हस्ताक्षर किए है। ये नदी डॉल्फिन वैश्विक घोषणा पत्र है क्या और कौन कौन से 11 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और क्यों किए हैं, ये समझेंगे। देखिए, नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पत्र को 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अपनाया गया है। 11 देशों ने मिलकर के नदी डॉल्फिन जिन जिन देशों में पाई जाती हैं उन 11 देशों ने मिलकर के जो है घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उनमें है बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर और इसके अलावा बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और पेरू और वेनेजुएला भी हैं। तो बोलीविया, ब्राज़ील 2, कंबोडिया, कोलंबिया 2, ये 4, इक्वाडोर 5, इसके बाद बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान ये भी हो गए 4 और पेरू और वेनेजुएला तो ये हो गए 2। तो कुल मिलाकर 11 देश हैं जिन्होंने ये किए हैं। क्यों किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला तो ये है कि एशिया और दक्षिण अमेरिका में नदी डॉल्फिन की सभी प्रजातियों की आबादी में होने वाली गिरावट को रोकना और इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए ये घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी कि नदी डॉल्फिन जो हैं वो एंडेंजर्ड है, इनकी सुरक्षा के लिए जो हैं ये किया जा रहा है, संख्या को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वर्तमान में मौजूद नदी डॉल्फिन के संरक्षण हेतु वित्त पोषण एवं अन्य उपायों को तैयार करके निम्नलिखित सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य हैं। जैसे नदियों के प्रदूषण को कम करना, गिनलेट को उपयोग जो है उसको बंद करना, गिनलेट उपयोग बंद करना, यानी कि गिनलेट के उपयोग को बंद करना। गिनलेट जो है मछली पकड़ने का एक तरीका होता है। और इसके अलावा अनुसंधान को व्यापक बनाना और संरक्षित क्षेत्रों जो नदी डॉल्फिन से जुड़ी हुई हैं ऐसे संरक्षित क्षेत्रों की वृद्धि करना, यानी कि और ऐसे संरक्षित क्षेत्र जो हैं विकसित करना जहाँ पर नदी डॉल्फिन जो है सुरक्षित रहे। नदियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास करना भी इसका उद्देश्य है। गौरतलब है कि विश्व के कई समुदायों और कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए नदियाँ जीवन धारा के रूप में कार्य करती हैं। यही नहीं, नदियाँ वर्षावन से लेकर डेल्टाई क्षेत्रों जैसे अति महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के आधार भी हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो है वो हम समझ सकते हैं कि इन मछलियों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। अब देखते हैं नदी डॉल्फिन घोषणा पत्र के निम्नलिखित 8 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो 8 स्तंभ है। संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क तैयार करना, पहला स्तंभ ये है एक। तो दूसरा, नदी डॉल्फिन पर्यावास स्थलों के प्रबंधन को बढ़ाना। तीसरा है अनुसंधान एवं निगरानी के क्षेत्र का विस्तार करना। चौथा, स्थानीय समुदायों और देश लोगों को नदी डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों में शामिल करना। तो स्थानीय लोगों को भी शामिल करना, अनुसंधान निगरानी बढ़ाना, पर्यावास स्थलों को प्रबंधित करना, नेटवर्क बनाना एक ऐसा संरक्षित क्षेत्रों का। इसके अलावा मत्स्य की अनुसंधारणीय पद्धतियों का उपयोग बंद करना, जैसे गिल नेट। इसके अलावा नदियों के जल गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व नदी डॉल्फिन दिवस जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर है मेरे सर जहाँ। इसके अतिरिक्त संसाधन आवंटन और भागीदारी में बढ़ोतरी करना। नदी डॉल्फिन दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण प्रणालियों में शीर्ष हैं। ये नदी के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक भी हैं। 1980 के दशक के बाद से इनकी आबादी में 73% तक की कमी आई है। अब बात करते हैं नदी डॉल्फिन की वर्तमान जीवित प्रजातियों की। तो जीवित प्रजातियों में एक तो अमेजन नदी डॉल्फिन है, गंगा नदी डॉल्फिन है, सिंधु नदी डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन है, तुकुजी डॉल्फिन है और यांगत्सी फिनलेस पोरपोइज हैं। पोरपोइज को जो हैं हम सूंस या संसू भी कहते हैं, इसका ये नाम है। इसको डॉल्फिन की तरह ही, मतलब ये भी डॉल्फिन की तरह ही होती हैं। अमेजन नदी डॉल्फिन ये केवल ताज़ा जल में पाई जाती हैं। पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो भी कहा जाता है इसे। IUCN की स्थिति से देखें तो ये भी एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त हैं। गंगा नदी डॉल्फिन ये भी मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदियों के प्रणाली में पाई जाती है। इस प्रजाति को भी जो है एंडेंजर्ड की सूची में रखा गया IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस गंगा नदी डॉल्फिन को सूंस या सुसु भी कहा जाता है। सुसु यानी कि पोरपोइज, जिसका अंग्रेजी नाम पोरपोइज है। सिंधु नदी डॉल्फिन की बात करें तो पाकिस्तान में और व्यास नदी में पाई जाती हैं। पंजाब में जो व्यास नदी बहती है, व्यास पंजाब में सिंधु की एक सहायक नदी है। इसे डॉल्फिन जो है
इसे यानी डॉल्फिन को भूलन भी कहा जाता है। सिंधु नदी डॉल्फिन का नाम भूलन भी है। इरावदी नदी डॉल्फिन की बात करें तो ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों तथा 3 नदियों इरावदी या इसको अय्यारवाड़ी भी कहते हैं इरावदी को, ठीक। इसके अलावा दूसरी है महाकम, तीसरी है मेकांग। तो इरावदी, महाकम, मेकांग इन 3 नदियों में ये पाई जाती हैं इरावदी नदी डॉल्फिन। इरावदी नदी को अय्यारवाड़ी नदी भी कहते हैं। इरावदी जो है ये म्यांमार में बहती हैं। महाकम नदी है इंडोनेशिया बोर्नियो भी कहते हैं इसे, और मेकांग नदी, इन तीनों नदी में इरावदी नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। IUCN की स्थिति देखें इसकी तो ये भी एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त है। इसके अलावा चौथी है तुकुजी डॉल्फिन। तुकुजी डॉल्फिन ये ताजे जल की नदी डॉल्फिन प्रजाति हैं। ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू में अमेजन नदी में पाई जाती हैं। अमेजन नदी प्रणाली में ये पाई जाती है तुकुजी डॉल्फिन। ये भी एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त की सूची में रखी गई है IUCN के द्वारा। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अलावा यांगत्सी फिनलेस पोर्पोइज ये जो है यांगत्सी, ये दुनिया में ताजे जल की एकमात्र पोर्पोइज एकमात्र है, जिसको सूंस भी कहते हैं और सुसु भी कहते हैं। यांगत्सी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसमें ये पाई जाती हैं। और IUCN की स्थिति से ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। बाकी वाली जो है संकटग्रस्त प्रजातियों में है, और यांगत्सी फिनलेस पोर्पोइज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए इसका ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया ये नदी के स्वास्थ्य के संकेतक भी होती हैं। इनके स्वास्थ्य पर नदी में प्रदूषण से और इस तरह की चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरी खबर है वैज्ञानिकों ने एक खोज में दावा किया है कि हीमोग्लोबिन का उपयोग केवल लाल रक्त कणिकाओं में ही नहीं होता। एक नए अध्ययन के अनुसार कॉन्ड्रोसाइट्स, जिसको हम उपास्थ्य अणु कहते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन, उपास्थ्य अणु कॉन्ड्रोसाइट्स में भी हीमोग्लोबिन होता है। मतलब अब तक ये माना जा रहा था कि हीमोग्लोबिन केवल RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब जो है कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं उसमें भी हीमोग्लोबिन की खोज हुई है। कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं? उपास्थ्य अणु होते हैं। देखिए कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं ये उपास्थ्य अणु होते हैं। उपास्थ्य को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज को आपस में जोड़ने के लिए जो पदार्थ होता है वो कॉन्ड्रोसाइट होता है। ये तरल पदार्थ होता है, और कॉन्ड्रोसाइट जो है तरल पदार्थ स्रावित करती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और कार्टिलेज को मजबूत और लचीला बनाती हैं, ठीक है। तो नए अध्ययन के अनुसार कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कि उपास्थ्य अणु भी हीमोग्लोबिन बनाती हैं। हीमोग्लोबिन बॉडी या हड्डी का निर्माण करती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स मानव शरीर में अस्थियों के मध्य संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। अभी तक ये समझा जा रहा था कि हीमोग्लोबिन का उपयोग केवल लाल रक्त कणिकाएं यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स करती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स के कार्य देखें तो एक तरल पदार्थ स्रावित करते हैं जो उपास्थ्य यानी कार्टिलेज को मजबूत और लचीला बनाती हैं। कॉन्ड्रोसाइट ये जैसे मैंने बताया उपास्थ्य यानी कार्टिलेज में पाई जाती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कॉन्ड्रोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। तो इसलिए अभी भी खोज जो हुई है उसमें हीमोग्लोबिन कॉन्ड्रोसाइट्स में भी देखा गया है, जो इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक भी है। कॉन्ड्रोसाइट्स जीवित कैसे रह पाएंगे अगर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाया? तो कॉन्ड्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन संग्रहित करता है, और ऑक्सीजन संग्रहित करके हीमोग्लोबिन जो है जरूरत पड़ने पर कोशिकाओं को आपूर्ति भी करता है कॉन्ड्रोसाइट्स। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये एक प्रोटीन होती है जिसमें आयरन यानी लोहा पाया जाता है। ऐसी प्रोटीन जिसमें लोहा पाया जाता है, और ये जीवों के जो रक्त है खून में है ये पाया जाता है, और ये ऊतकों तक जो है टिश्यूज तक है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन है जो कशेरुकी प्राणियों की RBC में पाया जाता है, ठीक है। बर्फीले क्षेत्रों ठंडे जल की मछलियों को छोड़ दें तो सभी कशेरुकी जीव जो है जिनका कशेरुक दंड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन सभी कशेरुक जीवों उनको कहते हैं कशेरुकी जीव। तो कशेरुकी जीवों में हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठंडे जल की मछलियों में अलग तरह से परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एक कमज़ोर रिवर्जेबल यानी कि प्रतिवर्ती बंध बनाता है, जो ऑक्सीजन युक्त अवस्था में ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है चटक लाल रंग का होता है, इसलिए ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो लाल रंग का होता है, जबकि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो रक्त होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बैंगनी नीला रंग का होता है, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी धमनियों के अंदर बहता है, आर्टरीज जो है उनमें बहता है, और जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बैंगनी नीला रंग का होता है ये हमारी शिराओं में बहता है। रक्त जो है वापस आ रहा होता है सभी अंगों से
तो ये जो शरीर के बाहर हमें ऐसे हरी हरे कलर की या हरे नीले बैंगनी रंग की कलर की जो शिराएँ दिखाई देती हैं, उनमें ये इस तरह का रंग इनका होने का प्रमुख कारण जो है वो ये अनुपस्थिति है ऑक्सीजन की। ठीक है, हीमोग्लोबिन का निर्माण जो है बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का भी अस्थि मज्जा में ही निर्माण होता है। तो हीमोग्लोबिन का भी और आरबीसी का जो निर्माण है वो बोन मेरो में ही होता है, बोन मेरो के अंदर। आरबीसी फेफड़ों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसी एक सतह से ढकी होती है, सतह पर एक झिल्ली होती है, झिल्ली से ढकी होती है। और आरबीसी की जो बाहरी झिल्ली वो प्रोटीन और लिपिडोप्रोटीन से बनी होती हैं। लिपिडोप्रोटीन आरबीसी में जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन तो पाया ही जाता है। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन से संबंधित विकारों की। तो हीमोग्लोबिन एस और थैलेसीमिया, ये दो प्रकार के विकार यहाँ देखने को मिलते हैं। हीमोग्लोबिन एस हीमोग्लोबिन का एक उपभेद है जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों में पाया जाता है। यानी जिन सेल्स में, जिन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन एस पाया जाता है उन लोगों में सिकल सेल एनीमिया SCA रोग होता है और इस रोग से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसमें ये हीमोग्लोबिन एस पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन एस का एक विशिष्ट प्रकार है। सिकल सेल एनीमिया जो है ये गंभीर वंशानुगत रूप हैं, ये जेनेटिक गंभीर मतलब रोग हैं। इस विकार में ऑक्सीजन की कमी होने पर कोशिकाएं अर्धचंद्राकार हो जाती हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण कोशिकाएं चांद के आकार की अर्धचंद्राकार हो जाती हैं और इससे जो है क्लॉटिंग होती है खून की धमनियों के भीतर। इसके अलावा देखिए थैलेसीमिया जो है दूसरा प्रकार है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन से संबंधित विकार में दूसरा विकार है थैलेसीमिया। ये वंशानुगत रक्त विकारों का एक समूह है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगली खबर है ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस ILO ने चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप को कम करने से निवेश पर उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं ILO के अनुसार। ठीक है, तो चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप क्या है इसको समझेंगे और किस प्रकार से चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप को कम करने से जो इन्वेस्टमेंट है उस पर उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मानना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप जिसको हम कहते हैं वो है क्या। चाइल्ड केयर यानी C, पॉलिसी यानी P और गैप यानी G। तो CPG यानी चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप से आशय शिशु देखभाल से संबंधित वैधानिक अवकाश की अवधि समाप्त होने। शिशु देखभाल से संबंधित वैधानिक अवकाश की अवधि समाप्त होने तथा निःशुल्क व सार्वभौमिक प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शुरुआती आयु के बीच की अवधि जो होती है उसको हम कहते हैं चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप। यानी कि वह शुरुआती अवधि जिसमें शिशु देखभाल से संबंधित वैधानिक अवकाश की अवधि समाप्त होने तथा निःशुल्क शिक्षा, सार्वभौमिक प्रारंभिक बाल देखभाल और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शुरुआती आयु जो होती है उस अवधि से उस गैप जो होता है उस बीच के गैप को चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप कहते हैं। तो बीच की अवधि जो है वो बीच की अवधि कौन सी बीच की अवधि? शिशु देखभाल से संबंधित वैधानिक अवकाश की अवधि समाप्त होने और निःशुल्क व सार्वभौमिक प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की जो बीच की आयु है उसको हम कहते हैं चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप। ठीक, ये पॉलिसी जो है विश्व भर में माता पिता बन चुके या भविष्य में माता पिता बनने वाले 90% लोगों को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। वैश्विक स्तर पर जो चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप है CPG जो है वो 4.2 वर्ष का है वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर पर एक परिवार को औसतन 6.1 माह का मातृत्व, पितृत्व और संयुक्त रूप से माता पिता अवकाश पेरेंटल लीव जो है प्राप्त होती हैं वैश्विक स्तर पर। निःशुल्क व सार्वभौमिक प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा की औसत जो शुरुआती आयु है वो 4.7 वर्ष हैं। यानी कि निःशुल्क और सार्वभौमिक प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की औसत आयु 4.7 वर्ष, लगभग 5 वर्ष की थोड़ी सी कम है। चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप CPG को कम करने के लाभ क्या है? देखिए CPG जो है उसको कम करने के लाभ क्या है? पहला तो CPG को कम करने के लिए निवेश किया गया प्रत्येक $1 2035 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि वर्ल्ड GDP जो है उसका 3.76 गुना रिटर्न देगा। इससे लैंगिक और अन्य असमानताओं में कमी आएगी और सम्मानजनक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ऐसे नए रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 84% होगी क्योंकि निवेश से अवैतनिक देखभाल से संबंधित कार्य वैतनिक हो जाएंगे, साथ ही ये रोजगार औपचारिक भी हो जाएंगे।
इससे स्वास्थ्य और रहन सहन में सुधार होगा। सीपीजी यानी कि चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप को कम करने के लिए आवश्यक निवेश क्या है। सार्वभौमिक और उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल सेवाएं प्राप्त करने के लिए वैश्विक जीडीपी का 1.5% यानी 1.5% निवेश करना जरूरी होगा। ये निवेश इन्हीं सेवाओं पर वर्तमान में किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय के अतिरिक्त होना चाहिए, जो जीडीपी का केवल 0.3% है होना चाहिए। देखिए, सेवाओं पर वर्तमान में जो खर्च किया जा रहा है सार्वजनिक व्यय, इसके अतिरिक्त जो है होना चाहिए, जो जीडीपी का केवल 0.3% है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य सिफारिशें देखें तो इसका कहना है केयर इकोनॉमी में निवेश बढ़ा सकते हैं। बाल देखभाल की जिम्मेदारियां निभाने में महिलाओं के साथ पुरुषों की भी भागीदारी होनी चाहिए। अधिकार आधारित कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। केयर इकोनॉमी बढ़ाई जानी चाहिए। बाल देखभाल की जिम्मेदारियां महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी भागीदारी होनी चाहिए। तो इससे जो है ये अब घट जाएगा टाइम पीरियड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। स्थापना 1919 में इसकी की गई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये एक त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है और ये सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती हैं। ठीक है, इसके उद्देश्य देखिए आईएलओ के, तो आईएलओ जो है मानकों, मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों के अनुपालन को बढ़ावा देता है कार्यस्थलों पर। इसके अलावा आय के अधिक अवसर पैदा करने का काम करता है। इसके अलावा सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा की कवरेज और प्रभावशीलता को बढ़ाने का काम भी करता है। आईएलओ के काम जो है वो है, एक तो श्रम मानक बनाना, ये स्टैंडर्ड बनाते हैं। इसके अलावा नीतियाँ तैयार करने का काम भी करता है। सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए कार्य के सम्मानजनक अवसर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम तैयार करता है आईएलओ जो ये संगठन बना हुआ है, इसमें 187 देश सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य हैं। आईएलओ के अन्य कार्य देखें तो डिसेंट वर्क एजेंडा, आर्थिक और कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर करने में मदद करता है आईएलओ द्वारा की जाने वाली रिपोर्ट्स वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, इसके अलावा सोशल डायलॉग रिपोर्ट, ये दो इस तरह से। तो आईएलओ जो है दोबारा कब भी आए, जब कभी भी आए तो इसकी दो रिपोर्ट्स जो हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। एक तो है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और एक है सोशल डायलॉग रिपोर्ट, ये दो इससे संबंधित हैं। अगली खबरों में बात करें तो PMMVY 2.0 या 2.0 यूज़र मैनुअल तथा PMMVY पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहले PMMVY क्या है। PM यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो मातृ यानी M, वंदना यानी V, योजना यानी Y। तो PMMVY गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक सशर्त नकद अंतरण योजना है। सशर्त नकद अंतरण योजना, इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 2017 में लॉन्च किया गया था। 2022 में इसे PMMVY 2.0 के रूप में संशोधित किया गया था और मिशन शक्ति में शामिल किया गया था। मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, बचाव और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। योजना के तहत अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को 14,000 करोड़ से अधिक रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। PMMVY 2.0 के बारे में जानें। इसका मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। प्रकार देखें तो केंद्र प्रायोजित योजना है। गर्भावस्था के दौरान अवकाश आदि के कारण वेतन में आने वाली कमी की क्षतिपूर्ति हेतु महिला कामगारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, साथ ही महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात पर्याप्त रूप से आराम करने में सक्षम बनाना। इसके अलावा अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में काम आने वाली SC, PW एंड LM महिला जिनसे कम से कम 19 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हैं। योजना के लाभ देखें। इस योजना के लाभ ये हैं कि परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 रुपये का सशर्त मातृत्व लाभ दिया जाता है। लाभार्थी महिला को जननी सुरक्षा योजना यानी कि JSY के तहत संस्थागत प्रसव और प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जाता है। अतः एक महिला का औसतन 6,000 रुपये उसे मिलते हैं। बालिका से सहायता, ये भी योजना का लाभ में अंतर आता है। दूसरी बालिका के जन्म से 6,000 रुपये की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। कार्यान्वयन देखें तो इसका आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों यानी कि AWC जो है उसके माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये सभी इस योजना के बारे में था। और ये योजना जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY 2.0, ठीक, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। केंद्र प्रायोजित योजना है
और गर्भावस्था के दौरान आने वाले अवकाश आदि के कारण जो है वेतन में आने वाली कमी की क्षतिपूर्ति हेतु महिलाओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान जो छुट्टी ली जाती है उसमें जो वेतन की कमी आती है उसको ठीक करने के लिए योजना लाई गई है। मातृवंदना योजना इसका नाम दिया गया है। महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद पर्याप्त रूप से आराम से सक्षम बनाने के लिए ये योजना लाई गई है। अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिलाओं को पीएमएलडब्ल्यू यानी कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाले महिलाओं को कहते हैं हम। ठीक, तो पीएमएलडब्ल्यू यानी कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पीडब्ल्यू और एलएम कहते हैं इसको हम। इसके लिए एक सशर्त नकद अंतरण योजना है। ठीक, तो ये योजना थी। इसके बाद अगली खबर जो है वो है वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे छोटे कण त्वरक पार्टिकल एक्सेलरेटर नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर यानी कि NEA को शुरू कर दिया है। NEA यानी कि नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर, इसमें एक छोटी माइक्रोचिप है, साथ ही बहुत कम वैक्यूम ट्यूब भी लगी हैं। यह ट्यूब हजारों एकल पिलर्स से बनी है। इन एक्सेलरेटर्स के निर्माण का मुख्य लक्ष्य कैंसर के लक्षित उपचार में त्वरित इलेक्ट्रॉन्स द्वारा मुक्त ऊर्जा का उपयोग करना है। ठीक है, NEA यानी कि नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर, ये जो है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC के समान ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही कण को त्वरण प्रदान करने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करते हैं। NEA ये भी एक छोटी माइक्रोचिप है। इसमें एक छोटी माइक्रोचिप होती हैं और एक बहुत छोटी वैक्यूम ट्यूब भी होती हैं और ये एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। इसको हम एक्सेलरेटर कहते हैं, नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे छोटे कण त्वरक पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है खोज लिया है, जिसको NEA नाम दिया गया है। ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC के समान ही हैं और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। NEA दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल एक्सेलरेटर की खोज हुई है। मुख्य एक्सेलरेशन ट्यूब यूरोपीय नाभिक अनुसंधान संगठन यानी कि CERN। ठीक है, तो CERN के LHC रिंग की 54 मिलियन गुना छोटी है। ये 54 मिलियन गुना छोटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ट्यूब 0.02 इंच लंबी है, जबकि रिंग जो है 27 किलोमीटर लंबी है। 27 किलोमीटर लंबी होती है LHC में, जबकि ये जो है 0.02 इंच, ये तो नहीं लंबी है बस। ठीक है, 0.02 इंच लंबी है। इसके अलावा LHC चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के लिए 9000 से अधिक चुंबकों का उपयोग करता है। LHC यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है उसमें 9000 से अधिक चुंबकों का उपयोग किया गया है, जबकि NEA जिसको हम नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलरेटर कहते हैं, इसकी कार्यप्रणाली वैक्यूम ट्यूब के पिलर्स पर प्रकाश किरणों की फायरिंग पर आधारित होती हैं। तो वैक्यूम ट्यूब में जो पिलर्स हैं उन पिलर्स पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं, उन प्रकाश किरणों की फायरिंग पर ही आधारित हैं NEA। कण त्वरक ऐसे उपकरण होते हैं जो आवेशित कणों या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को प्रकाश की गति के बराबर गति प्रदान करते हैं। इसके बाद इन कणों को या तो किसी लक्ष्य या विपरीत दिशा में घूम रहे किन्हीं दो कणों से टकराया जाता है। कण एक्सेलरेटर यानी कण त्वरक यानी कि पार्टिकल एक्सेलरेटर निम्नलिखित के लिए आवश्यक हैं, जैसे पदार्थ की बेहतर समझ के लिए, मौलिक अनुसंधान हेतु, कण एवं परमाणु की भौतिकी से जुड़े खोजों के लिए, इसके अलावा एक्सरे और न्यूट्रॉन का उपयोग करने वाले वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए। इनका स्वास्थ्य, पर्यावरण निगरानी, भोजन की गुणवत्ता आदि से संबंधित कार्यों में उपयोग होता है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर अब तक सबसे शक्तिशाली कण त्वरक हैं। ये प्रोटॉन या आयनों को प्रकाश की गति के लगभग बराबर गति प्रदान करता है। CERN की बात करें तो ये 1954 में स्थापित किया गया था CERN को, और इसका ये जो है प्रयोगशाला जेनेवा के फ्रांस स्विट्जरलैंड सीमा पर स्थित है ये प्रयोगशाला, और 23 देश इसमें शामिल है। भारत इसका एसोसिएटेड मेंबर है। 1954 में इसे स्थापित किया गया था। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, अब हम अगली खबर की बात करते हैं, वो है IEEFA के अनुसार। क्या है IEEFA? इसके अनुसार यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इसके अनुसार जो है बायोगैस भारत के विकार्बनीकरण यानी कि डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समाधान हो सकती हैं। तो इसने बताया है कि बायोगैस जो है डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समाधान हो सकती हैं। इस तरह की रिपोर्ट है ये। तो IEEFA यानी कि IFA
इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स दोनों ई हो गया, तो इंस्टीट्यूट आई हो गया। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स यानी IEE एंड फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि FA। तो IEEFA यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाने से भारत को 2025 से 2030 के बीच में प्राकृतिक गैस आयात बिल में 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कटौती करने में मदद मिलेगी। अब कौन कौन से उसने ऐसे कदम सुझाए हैं, उन कदमों पर बात करते हैं। IEEFA ने, IEEFA यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इसने कहा है कि अगर 2025 से 30 के बीच में प्राकृतिक गैस के आयात को कम करना है तो 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर को कम करने में बायोगैस को जो है प्राथमिकता दी जानी चाहिए। IEEFA के अनुसार प्राकृतिक गैस की खपत में 20% की उत्तरोत्तर कमी करनी होगी, 20% की, ठीक। इसके अलावा भरपाई के लिए बायोगैस और बायोमीथेन का उपयोग करना होगा। प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस की 20% कमी और इसके स्थान पर जो है भरपाई के लिए बायोगैस और बायोमीथेन का उपयोग करना होगा। बायोगैस एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्प मात्रा में अन्य गैसों के मिश्रण होती हैं। यह कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन यानी कि ऑक्सीजन मुक्त वातावरण द्वारा निर्मित होती हैं। इसका परिशुद्ध संगठन यानी कि कंपोजिशन जो है उपयोग किए जाने वाले फीड स्टॉक के प्रकार और उत्पादन के चरणों पर निर्भर करता है। बायोगैस में से CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी अन्य अशुद्धियों को हटाते हुए मीथेन घटक को 90% तक किया जाता है। इसका कैलोरी मान प्राकृतिक गैस के कैलोरी मान के बराबर हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 जैसे अन्य अशुद्धियों को हटाते हुए मीथेन घटक को बढ़ा करके 90% तक किया जा सकता है और फिर जो है ये प्राकृतिक गैस की तरह काम करेगा। बायोगैस के लाभ देखें तो ये अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाएगी। इसके अलावा चुनौतियां देखें बायोगैस से जुड़ी, तो चुनौतियां ये हैं कि मूल्य निर्धारण और ख़रीद बिक्री यानी ऑफ टेक के मामले में बाजार संबंधी एक व्यापक इकोसिस्टम का अभाव है। बायोगैस से जुड़ा अभी तक ये एक समस्या है। इसके अलावा बायोगैस परियोजना स्थापित करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वो अभी जटिल बनी हुई है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। ऐसे में नीतिगत सिफारिशें क्या है? बायोगैस को आर्थिक रूप से व्यवहार्य यानी लाभकारी बनाने की जरूरत है। बायोगैस के लिए फीड स्टॉक वाली जगहों को पहचानने और बायोगैस संयंत्रों को जोड़ने की आवश्यकता है। अंतिम उत्पाद के लिए निश्चित बाजार और स्पष्ट आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराकर इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। बायोगैस संयंत्रों के विकास के लिए अधिक किफ़ायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें देखें तो E20 की शुरुआत की गई है। 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की प्राप्ति जो है E20 कहलाती है। इथेनॉल 20% E20। इसके अलावा प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गैल्वेनाइजिंग और ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन जो है उसको हम गोबर धन कहते हैं। तो गोबर धन योजना की शुरुआत की गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, G मतलब गैल्वेनाइजिंग, O मतलब ऑर्गेनिक, B मतलब बायो, A मतलब एग्रो और ER मतलब रिसोर्सेज। तो गोबर की फुल फॉर्म होगी GOBAR की फुल फॉर्म होगी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो ये हो गया गोबर धन। इस योजना की शुरुआत की गई है और ये प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए की गई योजना है। इसके अलावा गोबर धन योजना यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, इस योजना के तहत 500 वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। वेस्ट टू वेल्थ। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस नामक पहल की शुरुआत भी की है। अन्य सुर्खियों की बात करें तो इलायची सुर्खियों में है। उत्तर पूर्वी मानसून ने इलायची उत्पादकों के लिए नई उम्मीद जगा दी है। इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है। यह भारत, बर्मा, श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मूल प्रजाति है। इसे दक्षिण भारत, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के सदाबहार वर्षा वनों में उगाया जाता है। इसमें विटामिन C, नियासिन, इसके अलावा मैग्नीशियम और पोटेशियम भी पाया जाता है, ठीक है। यह देखें इसका प्रकार, तो ये अदरक कुल का एक शाकीय सदाबहार और बारहमासी पादप हैं। अदरक कुल का ये पादप हैं। जिंजर जिसको हम कहते हैं, उसी के कुल का ये एक शाकीय
सदाबहार और बारहमासी पादप है इलायची। ठीक है। इसकी मृदा देखें तो ये दोमट मिट्टी में अम्लीय प्रकृति की जो होती हैं, जिसका मान पीएच मान जो है 5.0 से 6.5 तक, यानी 5 से 6.5 के बीच में जो मिट्टी होती है उसमें ये पैदा होता है। वार्षिक वर्षा देखें इसके लिए तो 1500 से 4000 mm की बरसात की आवश्यकता होती है। तापमान देखें तो 10 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान में ये इलायची उगती है। खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए, पेय पदार्थों में इत्र, दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में इलायची का खूब उपयोग होता है। दूसरी सुर्खी है गुडवी पक्षी अभयारण्य। गुडवी पक्षी अभयारण्य क्या है? हाल ही में गुडवी पक्षी अभयारण्य में कई पक्षियों की मौत हो गई है। गुडवी पक्षी अभयारण्य कर्नाटक के शिमोगा जिले के सोराबा तालुका में स्थित हैं। तो कर्नाटक में शिमोगा जो है उसमें ये गुडवी पक्षी अभयारण्य है। अभयारण्य में घोंसला बनाने वाली मुख्य पक्षी प्रजातियां हैं वाइट इविस, एग्रेटस, जलकाग, श्रेक बर्ड, डार्टर जिसको कहते हैं, इसके अलावा स्पून बिल, इसके अलावा बगुला और बत्तख, ये सारी गुडवी पक्षी अभयारण्य में प्रजातियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ये सुर्खियों में क्यों है, इसकी खोज जो है अभी भी चल रही है। अब देखते हैं कोयला मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल और नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक, तो मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, इसके लिए जो मिनिस्ट्री हैं इसने MNRE मंद्रे और MOC मोक और मंद्रे यानी कि कोयला मंत्रालय और नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इन्होंने हरित ऊर्जा के विस्तार के लिए आपस में सहयोग करेंगे। MOC और मंद्रे और मोक साथ में आ रहे हैं। मोक यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मंद्रे यानी कि मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, नवीन और संयुक्त रूप से हरित ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देंगे। MOC यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोल भूमि और पूंजी उपलब्ध कराएगा। भूमि और पूंजी उपलब्ध कराने का काम जो है वो कोयला मंत्रालय का है। और नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है, जिसको मंद्रे कहते हैं, ये परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेगा। तो खेत कौन देगा, भूमि उपलब्ध करवाएगा और पैसे कौन उपलब्ध करेगा, MOC, और परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेगा नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है। निजी निवेशकों को कोयला कंपनियों के कोयला खनन कर ली गई हैं मतलब डीकोल्ड अधिशेष भूमि पर हरित हाइड्रोजन की परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी निवेशकों को कोयला कंपनियों की जो कोयला खनन कर है वो ली गई हैं, यानी कि उसे डीकोल्ड कर लिया गया है। अधिशेष भूमि पर हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए ऐसा किया जाएगा। इसके अलावा MNRE यानी कि मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, कोयला मंत्रालय और उसके उपक्रमों यानी कि CPSE के इंजीनियरों, तकनीशियनों और पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सहायता करेगा। ये कार्य राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर सोलर एनर्जी के माध्यम से किया जाएगा, NISE के माध्यम से किया जाएगा। अगली खबर जो है वो है ATC यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर। तो एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर ATC 01 को जनवरी 2021 में जारी किया गया था। ATC 01 जो है उसको 2021 में जारी किया गया था। ये प्रेफरेंशियल सीटों के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने की अनुमति देता है। 2021 में ATC यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलेशन 01 के जो एक है उसने सेवाओं को अनबंडल करने की अनुमति दी है। यह इस कारण क्योंकि प्रत्येक यात्री सभी सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा सकता और अनबंडलिंग से मूल हवाई किराया कम हो सकता है। सेवाओं को अनबंडल करने से तात्पर्य है सेवाओं को श्रेणियों में विभाजित करना। इसमें पसंदीदा सीटों, भोजन, पेय, पानी को छोड़कर सामान आदि के लिए प्रेफरेंशियल चार्ज लागू किया जाना है। हालांकि प्रेफरेंशियल चार्जेज के अंतर्गत आने वाली सीटों की संख्या निर्धारित नहीं है, इसीलिए बीच की सीटों यानी कि आमतौर पर पसंद नहीं की जाने वाली सीटों पर भी शुल्क वसूला जाता है। तो ये हवाई जहाज से जुड़े एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलेशन ATC से जुड़ी खबर हैं। ATC जो है नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी और संशोधित किए जाते हैं। अगली खबर है बेटेलगेयूज। तो बेटेलगेयूज तारा क्या है?
खगोलविदों के अनुसार बेटेलगेयूज नामक तारे की जगमगाहट जो है उसका मंद होने का कारण इस तारे से सिलिकॉन मोनोऑक्साइड के रूप में व्यापक स्तर पर निकलने वाली धूल है। ठीक है, उसकी जो है वो कम होने वाली उसकी जो डिमिंग है वो मंद होने की प्रोसेस जो है कम होने का कारण जो है उससे निकलने वाली सिलिकॉन मोनोऑक्साइड जो है SiO जो है वो निकलने वाली धूल है। SiO लगातार उस तारे से निकल रही हैं जिसका नाम क्या है, बेटेलगेयूज तारा। तो उसकी जो है प्रकाश जो है वो धीरे धीरे मंद हो रहा है। खगोलविद ने इस तथ्य का पता जो है MATISSE यानी कि मैटिस यानी कि मल्टी एपर्चर मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट नामक उपकरण का उपयोग करके पता लगाया है। तो मैटिस उपकरण यानी मल्टी एपर्चर मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट नामक उपकरण का इस्तेमाल करके पता लगाया है बेटेलगेयूज तारा जो है अल्फा ओरियोनिस यानी ओरियन तारामंडल का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह आकाश में मौजूद सबसे चमकीले तारों में से एक है। बेटेलगेयूज सूर्य से 7,500 से 14,000 गुना अधिक चमकीला होता है। सूर्य से 7,500 से 14,000 गुना चमकीला तारा है ये। भारतीय खगोल विज्ञान में इसे तिरुवतिरई या आर्द्र तारा भी कहते हैं। ठीक, तिरुवतिरई, तो तिरुवतिरई इस तारे को कहते हैं, तिरुवतिरई आर्द्र तारा भी कहते हैं इसको खगोलविद भारत में। और ये जो है एक विशालकाय रेड जायंट तारा है। पृथ्वी से 643 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित तारा है ये बेटेलगेयूज तारा। इसके अलावा अगली खबर जो है वो है प्लियोसॉर। प्लियोसॉर क्या है, डायनासोर युग के 170 मिलियन वर्ष पुराने प्राचीन समुद्री सरीसृप के जीवाश्म की खोज की गई है। ठीक है, जीवाश्म की खोज हुई है ये। इसकी पहचान सबसे पुराने ज्ञात मेगा शिकारी प्लियोसॉर के रूप में की गई है। ठीक है, सबसे पुराने ज्ञात शिकारी मेगा शिकारी प्लियोसॉर के रूप में की गई है। प्लियोसॉर समुद्री सरीसृप समूह का एक जानवर था। ठीक, प्लियोसॉर ये सब छोटी गर्दन और विशाल कपाल वाला जीव था। छोटी गर्दन और विशाल कपाल था उसका। और ये 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्वमान हुए थे और शुरुआत में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के छोटे घटक ही बने थे। बाद में विशाल शीर्ष परभक्षी यानी कि प्रीडेटर के रूप में विकसित हो गए और नाम है प्लियोसॉर। बात करें अगले जो हैं ये लॉरेनोसॉरस क्या है। लॉरेनोसॉरस सबसे पुराना बड़े आकार वाला एक प्लियोसॉर है और ये एक विशिष्ट प्रकार का प्लियोसॉर है। इसके बारे में जानकारी इसके कंकाल तंत्र से प्राप्त हुई हैं। लॉरेनोसॉरस प्लियोसॉर क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया समुद्री सरीसृप का जानवर था, छोटी गर्दन विशाल कपाल वाला जीव था। तो 170 मिलियन वर्ष पुराने समुद्री सरीसृप जीवाश्म की खोज की गई हैं। तो ये सुर्खियों में इसलिए हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर जो है वो है इजेक्टा हेलो। इजेक्टा हेलो क्या है, चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के समय बहुत अधिक मात्रा में धूल विस्थापित हुई थी। इस कारण से लैंडर के चारों ओर एक चमकीले पैच का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसे इजेक्टा हेलो यानी परावर्तन विसंगति नाम दिया है। इजेक्टा हेलो क्या है, चंद्रयान 3 के जो विक्रम था लैंडर, उस लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के समय और बहुत सारी धूल जो है विस्थापित हुई थी उससे, और एक जो है इजेक्टा हेलो नाम का चमकीला जो है पैच तैयार हुआ है और परावर्तक विसंगति जो है इजेक्टा हेलो से कहा जा रहा है। विक्रम लैंडर की सतह पर उतरा था और उस समय लगभग 2.06 टन लूनर एपीरेगोलिथ धूल के कारण लैंडर स्थल से विस्थापित होकर के आसपास 108 वर्ग मीटर के दायरे में फैल गए थे। तो 2.06 टन लूनर एपीरेगोलिथ धूल के कण जो हैं तो 2.06 टन यानी कि 2 टन लगभग 2 टन जो है धूल के कण जिसको हम रेगोलिथ कहते हैं, वो धूल के कण जो है लैंडर स्थल से विस्थापित हो गए और 108 वर्ग मीटर के दायरे में फैल गए थे। तो इसने जो मात्रा है वो 2.06 लूनर टन जो है लूनर एपीरेगोलिथ 2.06 टन जो है इतनी लूनर रेगोलिथ यानी कि चंद्रमा की धूल जो है उस धूल के कण जो है 108 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैल गए थे। इजेक्टा हेलो की परिघटना को चंद्रमा पर उतरने वाले
लगभग सभी लैंडर के मामले में दर्ज किया गया है। अगली जो खबर है वो है बन्नी महोत्सव। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के देवरगट्टू में बन्नी महोत्सव मनाए गए हैं और नाम है बन्नी महोत्सव। बन्नी महोत्सव में पारंपरिक रूप से प्रतिभागी देवताओं की मूर्तियों पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर लाठियों से प्रहार किया जाता है, ठीक, और देवताओं की मूर्तियों पर कब्जा करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये महोत्सव हर साल जो है विजयादशमी की रात्रि में मनाया जाता है। ये महोत्सव का आयोजन जो है विजयादशमी यानी दहन, रावण का दहन जो होता है उस समय ऐसा किया जाता है। इस महोत्सव का आयोजन राक्षस मणि और मल्लासुर पर भगवान मल्लेश्वर स्वामी तथा देवी पार्वती की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इन राक्षसों ने देवरगट्टू क्षेत्र में लोगों पर अत्याचार किए थे, ठीक। बात करते हैं कुर्नूल जिले के देवरगट्टू में बनी महोत्सव की, तो इस महोत्सव का आयोजन जो है माला मल्लेश्वर स्वामी मंदिर के परिसर में किया जाता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित हैं। अगली खबर है बेरिंग सागर। और बेरिंग सागर जो है वो रसिया और अलास्का जो है यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में स्थित हैं और इसको हम कहते हैं बेरिंग सागर, ठीक है। बेरिंग सागर ये है और क्यों ये सुर्खियों में है बेरिंग सागर, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हालिया अध्ययन से पता चला है कि बेरिंग सागर के हिम से पिघलने और पूर्वोत्तर चीन में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के बीच परस्पर संबंध है। यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हैं कि बेरिंग सागर की जो हिम पिघलने की घटना है और पूर्वोत्तर में चीन में बढ़ती वनाग्नि है, इनके बीच में संबंध है। और कैसे संबंध है? बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत सागर में अवस्थित एक सीमांत सागर है। महाद्वीपीय सीमा पर यह अवस्थित हैं। ये उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। उत्तरी अमेरिका और एशिया को एक दूसरे से अलग करता है। इसकी सीमाएं जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कामचटका प्रायद्वीप, रूस और अल्यूशियन द्वीप समूह से श्रृंखला से लगती हैं। बेरिंग सागर जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक सीमांत सागर है, महाद्वीपीय सीमा पर स्थित है और ये जो है उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। इसकी सीमाएं जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लगती हैं। इसके अलावा कामचटका प्रायद्वीप से लगती हैं। तो कामचटका प्रायद्वीप जो है वो भी इसके नाम में आता है, रूस भी है ही, और अल्यूशियन द्वीप समूह से इसकी सीमाएं लगती हैं। अल्यूशियन द्वीप समूह की श्रृंखला। बेरिंग जो है जल डमरू मध्य के माध्यम से आर्कटिक महासागर के चुकसी सागर से जुड़ा हुआ है। बेरिंग सागर जो है वो जल डमरू के माध्यम से आर्कटिक महासागर के चुकसी सागर से जुड़ा हुआ है। सबसे गहरा बिंदु इस बेरिंग सागर का देखें तो वह है बोवर्स बेसिन, और इस बोवर्स बेसिन में 4097 मीटर की गहराई पर स्थित है, ठीक है। तो 4096 किलोमीटर में डिस्टेंस बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती हैं और लगभग इतनी ही डिस्टेंस में मीटर में जो है इसकी गहराई है। इससे मिलने वाली नदियों में देखें तो एनादियर और यूकोन नदी जो हैं बेरिंग सागर में आकर के मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? एनादियर और यूकोन नदी, एनादियर यूकोन। तो इस तरह से हमारी खबर समाप्त होती हुई।